गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में बिकॉज हमारी लास्ट जो क्लास होती है जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, ह्यूमस के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में कि नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र के बारे में अगर जनरल थिंग की बात करें तो क्या होता है, माना कि ये हमारी सरफेस है और ये क्या है, प्लांट्स। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है और उसी के साथ साथ धरातल में भी क्या होती है, नाइट्रोजन 78% के लगभग यानी आसपास पाई जाती है। परंतु ये जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट पौधों द्वारा उपयोग नहीं की जा सकती, यानी अनअवेलेबल फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, अनअवेलेबल यानी अप्राप्य अवस्था में होती है। जैसे अगर हम यूरिया डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन क्या होती है, अमोनियम प्लस नाइट्रेट दोनों फॉर्म में होती है। जितने भी जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, या तो अमोनियम की फॉर्म में लेते हैं या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। परंतु इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, पौधों के लिए अनुपस्थित होती है, इसलिए पौधे इसको नहीं ले पाते। इस कारण क्या होता है, मृदा में आपने दो बैक्टीरिया के नाम सुनेंगे, नाइट्रोमोनास और दूसरे नाइट्रो बैक्टीरिया। ओके, तो ये नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है जो अप्राप्य अवस्था में होती है उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट सॉरी अमोनियम व नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर उपयोग करते हैं। परंतु कुछ पौधे जैसे चाय, चावल, आलू, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनियम की फॉर्म में लेते हैं। तो इन दो बैक्टीरिया ने क्या किया, ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी जो क्या करते हैं, पौधे खुद डायरेक्ट नहीं ले पाते, उसको अमोनियम या नाइट्रेट में चेंज कर दिया। अब ये अमोनियम और नाइट्रेट क्या होती है, पौधे ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके अपनी उसमें क्या कर देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं, यानी पौधे वृद्धि करते रहते हैं। वृद्धि करने के बाद क्या होता है, पौधों से जीवांश पदार्थ बनते हैं और यही जीवांश पदार्थ सड़ गल कर वापस क्या होते हैं, मृदा में आ जाते हैं। और ये जीवांश पदार्थ जब मृदा में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की बैक्टीरियाओं द्वारा क्या किए जाते हैं, तोड़कर वापस अमोनियम या नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। तो ये जो सारी क्रियाएं, नाइट्रोजन का मृदा में आना, मृदा से पौधों को वापस लेना, फिर पौधों द्वारा जीवांश पदार्थ उत्पन्न करना और वापस इस जीवांश पदार्थ का क्या होता है, मृदा में वापस आना। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये क्या होती है, एक चक्र के रूप में चलती है और इस चक्र को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहा जाता है। क्लियर है मामला, ये कैसे होता है, जो अनअवेलेबल फॉर्म यानी अप्राप्य अवस्था में जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, पौधे द्वारा सीधे सीधे नहीं ले ली जाती। तो ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, चाहे वो नाइट्रोमोनास हो या नाइट्रोबैक्टीरिया हो या कुछ अन्य बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, इसको मृदा में पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। पौधे इसको लेकर अपनी वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद जैसे उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद वो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे या फसलें हैं उनके अवशेष हो जाते हैं और वही अवशेष बाद में क्या होते हैं, मृदा में आते हैं और मृदा में टूट कर क्या फिर क्या बना लेते हैं, अमोनियम या नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं क्या हो जाती है, चक्र के रूप में होती है। इसी चक्र को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब तुम्हारे कोर्स की बात करें तो तुम्हारे कोर्स में क्या होगा, इसके बारे में इतना नहीं है, पर इसमें चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा खोल के दिया गया है। यानी अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ इतना लिखेंगे कि जो जितने वायुमंडल और मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है और इस नाइट्रोजन में जब परिवर्तन होते हैं तो वो ही परिवर्तन क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रियाएं, यानी नाइट्रोजन जब चक्र हो रहा होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें भाग लेती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है। सबसे पहले होता है स्थिरीकरण या इमोबाइलेशन। स्थिरीकरण या इमोबाइलाइजेशन में क्या कहा जाता है, इन
नाइट्रोजन चक्रीय क्रियाएं, एक होता है स्त्रीकरण और दूसरा होता है खनिजन। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये नाइट्रोजन चक्र में चलती हैं। अब हम स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो स्त्रीकरण में क्या कहा गया है कि जो मृदा होती है उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो एक कार्बनिक फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? कार्बनिक फॉर्म में होती है। कार्बनिक रूप में उपस्थित होती है। हम लोगों ने जब जीवांश पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा था तो हमने नाइट्रोजन को क्या कार्बनिक फॉर्म में रखा था, बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उसको अकार्बनिक फॉर्म में रखा था। तो स्त्रीकरण में क्या कहा गया है कि जो नाइट्रोजन होती है वो मृदा में क्या होती है? कार्बनिक रूप में उपस्थित होती है। कार्बनिक रूप चाहे प्रोटीन हो या नाइट्रोजन की दूसरे पदार्थ हो, इस फॉर्म में उपस्थित होती है। तो मृदा में नाइट्रोजन का कार्बनिक फॉर्म की उपस्थिति में होना क्या कहलाता है? स्त्रीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीकरण कहलाता है। अब दोबारा देखते हैं तो दोबारा क्या होगा स्त्रीकरण में? क्या लिखेंगे कि जो मृदा होती है, मृदा में जो नाइट्रोजन होती है वो किस फॉर्म में होती है? कार्बनिक फॉर्म में होती है, जिसको क्या होते हैं? उच्च पादप या जंतु उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मृदा में नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन वाले अन्य यौगिकों का कार्बनिक रूप में उपस्थित होना क्या कहलाता है? स्त्रीकरण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं खनिजन की। खनिजन में क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है? कार्बनिक रूप में होती है। तो जो कार्बनिक रूप में नाइट्रोजन होती है ये क्या करती है? विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अकार्बनिक कौन सी, चाहे अमोनिया हो या नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? खनिजन कहते हैं। जितने भी जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अकार्बनिक रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो स्त्रीकरण और खनिजन दो क्रियाएं चलती है। स्त्रीकरण में क्या होता है? यानी जो नाइट्रोजन होती है वो मृदा में किस रूप में होती है? कार्बनिक रूप में होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्त्रीकरण, यानी स्थिर होती है, इसको कोई यूज नहीं करता। दूसरी होती है खनिजन। खनिजन में क्या बोला गया कि जो कार्बनिक रूप है वो सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में अकार्बनिक रूप में टूट जाएगा, और ये जो क्रियाएं होगी वो लास्ट क्या कहलाएगी? खनिजन कहलाएगी। खनिजन में जैसे अब अगर बात करते हैं कैसे टूटती है, माना कि प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होती है? नाइट्रोजन का स्रोत होती है, या फिर क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त यौगिक ले लिए। प्रोटीन या नाइट्रोजन युक्त कोई भी यौगिक ये क्या करेगा? टूटेगा। टूट कर क्या बना लेगा? प्रोटीओस बना लेगा। क्या बना लेगा? प्रोटीओस बना लेगा। एक सेकेंड, खनिजन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं? माना कि जो कार्बन है, कार्बनिक फॉर्म, कार्बनिक रूप की जो क्या है? नाइट्रोजन है या कोई भी नाइट्रोजन युक्त अन्य यौगिक, ये क्या करेगा? किसमें टूटेगा? प्रोटीओस में टूट जाएगा। यही प्रोटीओस दोबारा क्या करेगी? विभिन्न सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा पेप्टाइड्स में तोड़ दी जाएगी, और यही पेप्टाइड्स बाद में अन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अमीनो अम्लों में टूटेगी, और ये जो अमीनो अम्ल है बाद में क्या करेंगे? अमोनियम व नाइट्रेट में बदल जाएंगे, और ये जो सारी क्रियाएं होगी वो कहलाती है खनिजन। तो क्या लिखेंगे खनिजन में? कि मृदा में उपस्थित कार्बनिक रूप की जो नाइट्रोजन होती है उनका अकार्बनिक रूप में बदलना क्या कहलाता है? खनिजन कहलाता है। और ये क्रिया कैसे होगी?
मृदा में उपस्थित कार्बनिक रूप की जो नाइट्रोजन वो क्या होगी, विभिन्न सूक्ष्म जीवाणु द्वारा प्रोटियोस में तोड़ी जाएगी। ये प्रोटियोस बाद में क्या होंगे, जल अपघटित होकर पेप्टाइड्स में बदल दिए जाएंगे और यही पेप्टाइड बाद में टूटकर अमीनो अम्लों का निर्माण कर लेंगे। ये अमीनो अम्ल अंत में क्या होंगे, नाइट्रोमोनास या नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा किसमें बदल दिए जाएंगे, अकार्बनिक रूप में या अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में बदल दिए जाएंगे। और ये जो सारी क्रियाएं होंगी वो क्या कहलाती है, खनिजन कहलाती है। अब यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट बात है, जो खनिजन होता है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है अमीनीकरण, दूसरा है अमोनीकरण और तीसरा है नाइट्रीकरण। यानी चीजें तो सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी पर अलग अलग चरणों में होगी। और उन चरणों को फिर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला अमोनीकरण, पहला है अमीनीकरण, दूसरा है अमोनीकरण और तीसरा है नाइट्रीकरण। और ये तीनों क्रियाएं मिलकर क्या कहलाती है, खनिजन। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम अमीनीकरण। खनिजन में पहली क्रिया है अमीनीकरण। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा है कि नाइट्रोजन की जो खनिजन वाली प्रक्रिया है उसमें अमीनीकरण में क्या होता है, जितने भी कार्बनिक चीजें वही होगी जो खनिजन में हुई थी, पर उसको अब क्या होगा, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इसमें क्या कहा कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन होती है, कौन सी, चाहे वो प्रोटीन हो या अन्य कार्बनिक तत्व, ये क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा अमीनो अम्लों में बदल दी जाएगी। क्या कहलाएगी, अमीनो अम्लों में बदल दी जाएगी। इन अमीनो अम्लों के साथ साथ यहाँ पर CO2 प्लस ऊर्जा भी उत्पन्न की जाएगी। अमीनीकरण की इस प्रक्रिया में क्या कहा गया है कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन है वो क्या करेगी, सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में, CO2 में, ऊर्जा में बदल दी जाएगी। अब होता क्या है कि जो ऊर्जा है ये क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवाणु अपने उपयोग में ले लेंगे। इस ऊर्जा को सूक्ष्म जीवाणु अपने उपयोग में ले लेंगे और बचती क्या है, CO2 वायुमंडल में चली जाएगी और बचा क्या है, अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं, आगे और टूटते हैं और आगे जो टूटने वाली क्रिया होगी वो कहलाएगी अमोनीकरण। मतलब खनिजन समझ में आया। खनिजन में क्या होगा, कार्बनिक अकार्बनिक में बदल जाएगी और वो जो कार्बनिक का अकार्बनिक में बदलना जो होगा वो विभिन्न चरणों से होकर बदलना होगा और उस चरण को ही क्या कहा जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अमीनीकरण। अमीनीकरण में क्या होता है कि जो कार्बनिक नाइट्रोजन होती है वो क्या करेगी, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा किसमें बदल दी जाएगी, अमीनो अम्लों में बदल जाएगी। उसके साथ साथ CO2 और ऊर्जा भी निकाली जाएगी। CO2 तो क्या होगी, वायुमंडल में चली जाएगी। हम लोगों ने कार्बन चक्र पढ़ा था तब CO2 के बारे में बात की थी ना कि जो CO2 होती है वो क्या होती है, वायुमंडल में चली जाती है और वहाँ जाकर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, तो वो कार्बन चक्र में भाग ले लेगी। ऊर्जा जो होगी वो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उपयोग कर ली जाएगी और बचता है क्या है, अमीनो अम्ल। अब क्या होगा कि जो अमीनो अम्ल है अमीनो अम्ल है, अब आएगी अमोनीकरण की क्रिया। पहली क्रिया के बाद होगा अमोनीकरण। इसमें क्या होगा, जो अमीनो अम्ल बना था वो क्या होगा, सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति में अमोनियम या अमोनियम यौगिकों में बदल जाएंगे। अमीनीकरण में कार्बन अमीनो अम्ल में बदलेगी और अमोनीकरण में क्या होगा, यही अमीनो अम्ल जो है किसमें बदल जाएंगे, अमोनियम या अमोनियम यौगिकों में बदल जाएंगे और इस क्रिया को क्या कहेंगे, अमोनीकरण। बाद में क्या होता है,
लास्ट क्रिया है नाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा, जो हमारी अमोनिया है, सॉरी अमोनियम जो है ये वो क्या होगा, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया द्वारा, कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया द्वारा किसमें, नाइट्राइट में बदल दी जाएगी। किसमें बदल जाएगी, नाइट्राइट में बदल जाएगी। और यही नाइट्राइट बाद में क्या होगा, नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लास्ट में क्या बन गया हमारा, अकार्बनिक ग्रुप बन गया। तो कार्बनिक ग्रुपों का अकार्बनिक ग्रुप में चेंज होना ही क्या कहलाता है, खनिजन कहलाता है। और खनिजन में भी कौन कौन सी क्रियाएं होती है, 3 क्रियाएं होती है। पहली अमीनीकरण, दूसरी अमोनीकरण और तीसरी है नाइट्रीकरण। उसमें अमीनीकरण में क्या होगा, जो कार्बनिक ग्रुप है चाहे प्रोटीन हो या अन्य जो यौगिक, वो क्या होंगे, अमीनो अम्लों में टूट जाएंगे और CO2 ऊर्जा साथ में देंगे। CO2 क्या होगी, वायुमंडल में चली जाएगी, ऊर्जा सूक्ष्म जीवाणु द्वारा यूज कर ली जाएगी और बचता क्या है, अमीनो अम्ल। अब ये अमीनो अम्ल यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अकार्बनिक रूप चाहिए, क्योंकि पौधे क्या होंगे, अकार्बनिक रूप में ही वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ग्रहण करेंगे। तो अब फिर क्या होगा, इस अमीनो अम्ल को तोड़ने की क्रिया होगी। तो अमीनो अम्ल का टूटना क्या कहलाता है, अमोनीकरण। इसमें क्या होगा, जो अमीनो अम्ल बने थे वो क्या होंगे, सूक्ष्म जीवाणु के उपस्थिति में अमोनियम या अमोनियम यौगिकों में बदल दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे अमोनियम बदले तो जिन पौधों को नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में चाहिए वो यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि अगर ये क्रिया चावल के खेत में होगी तो वो यहीं रुक जाएगी, क्योंकि चावल को क्या चाहिए, नाइट्रोजन अमोनियम की फॉर्म में चाहिए, तो वहाँ ले लेगी। और अगर कोई दूसरी खेत है यानी किसी दूसरी फसल के लिए कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये अमोनियम बाद में क्या होगा, लास्ट में नाइट्राइट व नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा और इसी को क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण। तो ये होता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। समझ में आया, स्त्रीकरण समझ में आया और खनिजन समझ में आया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।